बिहार का जो पार्ट है इस पे मेंस इस पे ये क्वेश्चन पूरा आ जाए कि भारत चीन संबंधों की व्याख्या कीजिए या भारत चीन संबंधों की संक्षिप्त में व्याख्या करिए। जैसे उसमें आ जाए अलग अलग दिया था कि भारत चीन संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए 60 क्वेश्चन में। 60 क्वेश्चन में मनमोहन रेखा पर लिखने को आ जाती पड़ी आ जाए इस तरह आ सकता है। या ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाए कि भारत चीन संबंध जैसे वैश्वीकरण के युग में जो बदलाव हो रहे हैं इसमें क्या हो आगे क्या रणनीति अपना सुझाव दीजिए। सुझाव के लिए भी आता है लास्ट हाँ सुझाव में आप जो ये समझाएं इसमें क्या है कि जो पंचशील है इसका वो किया जाए और जितने समझौते हो रहे हैं भारत चीन से उन समझौतों को हम लोग करें। और इसमें पहले ही बताया गया कि भारत चीन किस बेस पे चल रहे हैं, यहाँ अपने विवादित मुद्दों को छोड़ के अन्य मुद्दों पर आगे बढ़े, खास करके व्यापारिक मुद्दों को। इस तरह कई क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे 60 क्वेश्चन आए, लाख क्वेश्चन आए और पीटी में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। जैसे भी गलवान घाटी वाला विवाद इसी पर आ जाए कहाँ है, क्या इसमें कारण है, मनमोहन रेखा पे ही आ जाए किन दोस्तों के बीच में है, इनके नाम को पढ़े थे। इसका मेनली सिलेबस किसमें है मेंस में, लेकिन पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं। पीटी में सब करंट से रिलेट करते हैं। हाँ करंट से करते या का जो क्वेश्चन बेसिक दिया जाते हैं जैसे संबंधों के बेसिक भी हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक। चलिए अब विवादित पॉइंट पढ़ रहे थे हम लोग ना, भारत चीन संबंध गलवान घाटी मुद्दा, गलवान वैली विवाद। ये भारत सुन लीजिए नोट करा देते हैं, बस एक लाइन को नहीं करना। एक नदी है गलवान नदी, उसी के बाद जो एरिया है घाटी का उसी को लेके भारत अपना वो करता है दावा और चीन अपना दावा करता है। और ये 1962 की लड़ाई के बाद से ही विवादित बिंदु है। लेकिन 2020 में क्या हुआ था, दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें हुई। गलवान वैली क्षेत्र में भारत और चीन की सेना के बीच झड़पें हुई, जिसमें दोनों तरफ से कई लोगों की जाने गई। कम से कम 20 भारतीय शहीद हो गए। वहाँ बिहार रेजिमेंट होते हैं, होती है पुलिस आर्मी जो थी, उसके 17 या 18 सैनिक उस समय शहीद हो गए। एक ये भी मुद्दा विवादित मुद्दा है गलवान वैली का। उस समय आरोप लगा था कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुस के जो मुद्दा होता है जैसे बल्ले नहीं होते हैं, बेसबॉल का बल्ला या कुछ हो, उस पर उन्होंने जो कटीले तार होते हैं, बाढ़ नहीं लगाई जाती, उसको लगा के भारतीय सैनिकों को उन्होंने हमला कर दिया था। इसको लेके भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी, लेकिन उसमें कम से कम 20 सैनिक शहीद भी हुए थे। इस मुद्दे को लेके बहुत तानातानी हुई। इसको नोट कर लीजिए। गलवान घाटी 1962 से दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा। गलवान घाटी 1962 से दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा। यह गलवान नदी के पास, यह गलवान नदी के पास की भूमि है।
की भूमि है, मतलब जमीन घाटी वही है। लेकिन नदी घाटी क्या होगी, जो नदी के एरिया में जैसे घाटी का जो इसे देखेंगे तो क्या होता है, किनारे किनारे माना जाता है, ऊंचाई और लाख में से जो एरिया हो बीच में खाल उसको कहते हैं घाटी। उस समय उधर पहाड़ियाँ हैं और बीच में नदी है, वो नदी के पास एरिया है जो वो गलवान वैली घाटी बोला जाता है। गलवान नदी के पास भूमि है। इस पर मेन विवाद क्या है, भारत चाइना जो है अपना उस एरिया में बताता है कि यह मेरा भाग है, और भारत क्या करता है, भारत उस दावे को गलत साबित करता है। इसी को लेके नॉर्थ कोरिया के 2020 में जून 2020 में जून 2020 में इससे यह ज़्यादा चर्चित हो गई। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। जिसमें दोनों तरफ से कई लोग, दोनों तरफ से जान माल की हानि हुई, जान माल की हानि हुई। जान माल, जान का मतलब क्या होता है, मृत्यु हुई, और माल, जान माल एक ही शब्द में यूज कर दिया जाता है, या कई लोग मतलब संपत्ति को भी नुकसान हुआ, जान माल एक ही यूज किया जा सकता है। ये हो गया गलवान घाटी मुद्दा। इस पर चाइना क्या करता है, अपना दावा करता है, लेकिन भारत कहता है कि यह भारत विरोध करता है। इसी को लेकर जब जून में विवाद हो गया तो यह ज्यादा चर्चा में आ गया। देखिए अगला नोट करिए, पैंगोंग झील। पैंगोंग पैंगोंग तो झील इसको लिखते हैं, लेकिन इसके नाम से ज्यादा चर्चित किस लिए है, पैंगोंग झील के नाम से क्यों? हाँ, पैंगोंग झील, पैंगोंग, हाँ पूरा नाम इसका ये चीनी भाषा वैसे सो, यहाँ सो रहेगा तब तक कहना उच्चारण नहीं होता है, पैंगोंग सो झील। लेकिन जैसे न्यूज पे और कहीं विवाद इसकी है कि कुछ होता है, किस नाम से आता है, प्लस पैंगोंग झील से। ये देखिए भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। इस पर चीन क्या करता है, कहता है, इस पे भी चीन दावा करता है, लेकिन इसमें 1/3 भाग भारत में है और शेष भाग चाइना में। इसको लेके भी विवाद रहता है, और ये माना जाता है कि ये जो झील है पैंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंचाई की जो झीलें हैं उनमें से एक है। पैंगोंग झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर झीलों में से एक है। इसको लेके भी भारत और चीन के बीच विवाद का मुद्दा रहता है। नोट कर लीजिए, एक एक लाइन में डिफरेंट जो चीजें जिन पे तनाव होता है नोट करा रहे थे, उसको समझा के नोट कर लिए। यह झील केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। यह लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4350 मीटर ऊंचाई पर स्थित। इसका मतलब कितनी लगभग ऊंचाई होगी, लगभग 4 किलोमीटर ना, 4350 मीटर की ऊंचाई। यह विश्व की सबसे ऊंची झीलों, ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। यह विश्व की
सबसे ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है। वर्तमान में यह झील 160 किमी वर्तमान में यह झील 160 किमी तक फैली। हाँ, इस झील को लेके भी भारत और चीन में विवाद हो रहा था कि कहाँ से कहाँ तक चीन का हो, कहाँ से लगभग जैसे 1/3 का मैं बताया था, एकदम एग्जैक्ट कहीं आप नाप नहीं सकते इन सब चीज़ों में। 1/3 भाग किसमें माना जाता है? भारत में, और शेष 2/3 चाइना में माना जाता है। हाँ, ये माना जाता है कि 1/3 भाग भारत में है, 1/3 और शेष जो बच रहा है ये चीन का। अब अगला मुद्दा 12 मुद्दा। इसको हम पहले ही भी बताए, नोट न कराए हो। 12 यह पहले उत्तर प्रदेश में था, नहीं बता रहे थे जब हमें कहाँ है? उत्तराखंड में 12 एक स्थान है, 12 स्थान है। तो यहाँ शुरुआत में भी जब उत्तर प्रदेश था तब भी पहले भी शुरू से ही चीनी सैनिक क्या करते थे? आके घुसपैठ कर जाते थे, फिर चले जाते थे। किताबों में आपको जैसे पुरानी किताबों में कहीं कहीं मिलेगा ये तो यूपी में, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ है? उत्तराखंड। यहाँ पर भी चीनी सैनिकों ने कई बार घुसपैठ किया है। अभी हाल ही में 2021 में करीब 100 चीनी सैनिक आए यहाँ पे, यहाँ तोड़ फोड़ करके और चीज़ों में जैसे चले गए, नुकसान करके संपत्ति को। और इस मुद्दे पर भी दोनों में विवाद होता रहता है, जबकि यह पूर्ण रूप से कहाँ है? यह भारत में, और भारत इस क्षेत्र में पुल बना रहा है और संरचनात्मक ढांचा कर रहा है। तो चीनी सैनिक जब 21 में आए थे तो उसको क्षतिग्रस्त कर दिए थे, तो भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया था। आप लोग देखेंगे कि हमेशा अतिक्रमण कहाँ से हो रहा है? चीन से हो रहा है। अतिक्रमण की शुरुआत कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, और कहता है कि हम सीमा विवाद को छोड़ दें और अन्य मुद्दों पे बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अगस्त 2021 में चीनी सैनिकों ने अगस्त 2021 में चीनी सैनिकों ने 12 में, उत्तराखंड के 12 में उत्तराखंड के 12 में घुसपैठ किया। घुसपैठ किया और यहाँ पर हो रहे निर्माण कार्य को क्षतिग्रस्त करके वापस चले गए। निर्माण कार्य को, जैसे यहाँ पे पुल बन रहा है और सब सड़कें बन रही, उनको उन्होंने क्या किया? क्षतिग्रस्त कर दिया। तो क्षतिग्रस्त करके वापस चले गए। इस मुद्दे पर भी दोनों देशों में विवाद का बिंदु बना हुआ है। यह LAC से एक्चुअल लाइन कंट्रोल जो है उससे कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, यह LAC से AC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, उससे 5 किमी अंदर, मतलब यह
जो भारत चीन की सीमा वर्तमान में है उससे कितनी दूरी पे है? 5 किमी। चीनी सैनिक 5 किमी तक अंदर चले आए। देखिए और भी कई मुद्दे जैसे छोटे छोटे मुद्दे जो मेन है उनको हम इन मुद्दे पर भारत चीन संबंधों में विवाद क्या विषय बना हुआ है, जिनको लेके भारत चीन संबंध समान तो होते हैं लेकिन इसको इन बातों से क्या होता है, संबंधों में खटास आती है, उतार चढ़ाव होता है। एक चीन की और रणनीति है मोतियों की माला, स्ट्रिंग का स्वर्ग। इस पे भी टिप्पणी जैसे आ जाएगी क्या, साधनों चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, यह क्या है, इसको स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, इसको एक दिन कहा जाता है मोतियों की माला। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए फिर नोट करा देते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स, नीति आगे लिख लीजिएगा, नीति या पॉलिसी, इसको हिंदी में निकालते हैं मोतियों की माला। जैसे इसकी हम चर्चा किए रहे होंगे भारत श्रीलंका संबंध और मालदीव प्रादेशिक, इसमें चीन क्या करता है, भारत को घेरने के लिए उसके पड़ोसी देशों के, हाँ तो उसमें कहाँ किस माध्यम से घेरना चाहता है, कहाँ पे जाता है, खास करके सड़क मार्ग, बंदरगाह, समुद्री मार्गों पे वो चाहता है कि हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भारत की हम निगरानी करें, इन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर खासकर यातायात के साधनों और अन्य चीजों से, जैसे बंदरगाहों पे श्रीलंका में बंदरगाह का विकास कर रहा है, नेपाल में कर रहा है हवाई अड्डे का, इसमें हवाई मार्ग भी शामिल, स्थल मार्ग भी शामिल और समुद्री मार्ग भी शामिल। और इसमें कहीं कहीं जहाँ उसको जगह मिलती है वो अपना सैनिक अड्डा भी बनाने का प्रयास करता है, जैसे श्रीलंका में वो बनाने का प्रयास करता है, काफी विरोध के बाद अभी स्थिति, लेकिन कहीं कहीं वह बांग्लादेश में जैसे हुआ, कहीं कहीं उसके सैनिकों की पहुंच हो गई है। जैसे वो वहां बंदरगाह बना रहा है श्रीलंका में, हम्बनटोटा बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, वो उसको लीज पे ले लिया है, तो वहां अपने सैनिक को आसानी से भेज सकता है ना। भारत क्या करेगा, विरोध करेगी, लेकिन वो कहेगा कि हम और संरचनात्मक विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए जा रहे हैं या जन कल्याणकारी कामों के लिए सब सैनिक की आवाजाही है। इस तरह वह भारत को इस तरह स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरना चाहता है। पाकिस्तान, जैसे अगर भारत की मैपिंग देखें आप लोग, जैसे एक आउटलाइन बना देते हैं, जैसे ऐसे ठीक ऐसे ही ना, तो ऊपर इधर तो खुद चाइना है, नेपाल में अपना वो करना चाहता है इस क्षेत्र में, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर यहाँ श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उसकी रणनीति को वो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में वो भी मानता है, इसको माना जाता है क्या, इसको अगर एक उम्मीद देने के क्या हो जा रही है, माला की तरह हो जा रही है ना। इसको नाम दिया गया स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, जिससे भारत को घेर सके कि भारत को कभी भी युद्ध हो या चीजें हो। और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में युद्ध के आधार पर ही व्यक्ति को, देश को नहीं किया जाता है, सामरिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से भी हराने की कोशिश की जाती है कि हम ऐसा समझौता कर लेंगे पीछे हो जाए, जिससे हमारा भी फायदा हो, इनका घाटा हो।
तो उसकी ये नीति है कि वो है कि हम भारत को चारों तरफ से घेर लें, और इसमें वह जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें असंरचनात्मक विकास करता है। हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्र मार्ग, इन सब समझौतों के माध्यम से वो घेरने का प्रयास करता है। इसी नीति को क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स। इसको नोट कर लीजिए, और हर देश में क्या क्या किया है थोड़ा थोड़ा एक लाइन बता देंगे, ठीक? जैसे एक पे टिप्पणी आ सकती है एग्जाम में, शॉर्ट नोट्स में आ जाए, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स पर नोट करिए। स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स नीति हो गया है, नोट करिए। चीन ने स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स नीति द्वारा भारत के सुरक्षा मानदंडों, भारत के सुरक्षा मानदंडों की अवहेलना करते हुए, सुरक्षा मानदंडों की अवहेलना करते हुए भारत को घेरने की रणनीति बनाई। भारत को घेरने की रणनीति बनाई। हो गया, आगे नोट करिए। स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स अर्थात मोतियों की माला, स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स अर्थात मोतियों की माला, मोतियों की माला के नोट करिए। विदेशी बंदरगाहों व हवाई अड्डों तक अपनी पहुंच, विदेशी बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों तक अपनी पहुंच बढ़ाकर चीन सागर, दक्षिण चीन सागर से होते हुए, जो चीन के नीचे के एरिया है, सब एरिया क्या बोला जाता है उधर? दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर से होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, दक्षिण चीन सागर से होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, विशेषकर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, नेपाल, मालदीव एवं पाकिस्तान एवं पाकिस्तान जैसे देशों तक विस्तृत सैन्य बल लिखिए, देशों तक सैन्य बल द्वारा प्रभाव बढ़ाने हेतु, सैन्य बल द्वारा प्रभाव बढ़ाने हेतु चीन की सामरिक रणनीति है। चीन की सामरिक रणनीति नाम क्या देता है चीन? हो गया यह विकास कार्य, लेकिन उसका मेन उसका उद्देश्य क्या है कि यहाँ हम अपना सैन्य बल बढ़ा लें। इसमें 2-3 देश इधर के
के और शामिल है ईस्ट एशिया के, जैसे सेशेल्स द्वीप हुआ, एक छोटा सा द्वीप है ना सेशेल्स, मॉरिशस हुआ, वहाँ भी वो करना चाहता है, लेकिन वो थोड़ी दूरी पे है, उसका उतना प्रभाव भी नहीं है, क्योंकि मॉरिशस अभी मॉरिशस से भारत का संबंध बहुत अच्छा है, बहुत छोटा सा द्वीप है। और मॉरिशस की जो भाषा है क्या, भोजपुरी है। वो बहुत महत्वपूर्ण देश नहीं है, बहुत जनसंख्या है, लेकिन सामरिक दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण, उन पे भी चीन ध्यान दे रहा है। ऐसा नहीं कि केवल इसी के किनारे, जो एकदम जो थोड़ी दूरी पे भी है, द्वीप है छोटे छोटे, उनको भी वो ध्यान दे रहा है। देखिए इसमें करना क्या चाहता है चीन मेन, इसमें 3-4 पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिए। जैसे स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स में तो ठीक है कि वो सैनिक फौज बना के वो करना चाहता है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को टारगेट करना। हाँ, भारत को घेरना। तो उसको 3-4 पॉइंट में नोट कर लीजिए। पहला नोट करिए, इस क्षेत्र में विभिन्न देशों की सहमति से आर्थिक एवं सैनिक केंद्र स्थापित करना। आर्थिक एवं सैनिक केंद्र स्थापित करना। जैसे वो सेना का केंद्र स्थापित करेगा तो उस चीज को बताएगा नहीं ना कि हम भारत को करने के लिए, तो उसको क्या वो देता है कि आर्थिक केंद्र भी हम बना रहे हैं और सैनिक केंद्र भी बना रहे हैं। नेक्स्ट, विभिन्न जरूरतमंद देशों को आवश्यकता को प्रभावित करके, विभिन्न जरूरतमंद देशों की आवश्यकता को प्रभावित करके आर्थिक पैकेजों द्वारा अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। आर्थिक पैकेजों द्वारा अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। इसमें क्या करता है चाइना? विभिन्न देशों को ऋण देता है और जैसे आर्थिक पैकेज दे देता है कि उनके यहाँ धन की कमी है तो उनको दे दिया, और वो $1 चलिए आप ले लीजिए मौके। इस दृष्टि से भी अपने पक्ष में करता है। इस तरह की घटनाएं हम लोग पढ़ रहे थे, मालदीव संबंध बता रहे थे ना कि मालदीव को आर्थिक पैकेज देता है, पड़ता है, तो आर्थिक पैकेज के नाम पर वो जैसे इस तरह होगा तो कोई देश विरोध नहीं कर पाएगा, भारत विरोध भी नहीं कर पाएगा। मान लीजिए वो मालदीव कोई बांग्लादेश कोई आर्थिक पैकेज दे देगा, तो भारत कैसे विरोध करेगा? भारत विरोध करेगा तो बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की जनता समझेगी कि हमारा विरोध कर रहे हैं, तो उसकी कूटनीति के माध्यम से वो आर्थिक पैकेज का नाम देके अपना हिस्सा होता है। अगला पॉइंट नोट कीजिए, आसपास के सभी हवाई अड्डों बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बढ़ाना, और सैन्य एवं आर्थिक स्तर पर भी वहाँ अपने को मजबूत करना। उस क्षेत्र में क्या करता है? सैन्य और आर्थिक स्तर पर भी अपने को मजबूत करना। जैसे कोई व्यक्ति हो, उसके अगल बगल जितने पड़ोसी ना हो, जितने पड़ोसी हो, उससे किसी से नहीं बन रही, किसी मेन चीज को लेके विवाद हो, वो अपने घर आने में ही उसको होगी। ऐसा होता है ना
जैसे आपका घर हो जी कहीं किसी का हो हमारा ही हो, और जितने पड़ोसी हमारी किसी से बन नहीं रही, बात बात में जा रहे हैं, रास्ते में कोई गाड़ी खड़ा किया और थोड़ा जाने के लिए कोई दिन बाद सोचेंगे कि उधर जाएंगे, होता है ना कि बहुत झगड़ा भी। ये स्थिति वो विश्व स्तर पर होती है। चाइना क्या करता है, भारत के पड़ोसियों को भड़काता है, और भड़काने का मतलब एक माध्यम नहीं है कि सीधे कह दे कि आप करिए, उनको हर तरह से वो करता है, आर्थिक सहायता देता है, टेक्नोलॉजी वो करता है, और उसका मूल यही होता है कि हम भारत को कैसे कंट्रोल में रखें। ये हो गया स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल नीति है, इसमें क्या है देखिए, इसमें किन किन देशों में क्या क्या काम कर रहा है, इसको हम लोग उसे तो हम लोग पढ़े हैं तो हर देश में बताया ये क्या क्या काम कर रहा है। अगर यहाँ नोट करना हो तो एक एक देश का एक एक पॉइंट नोट करवा दें। अगर यहीं पे जैसे नोट्स आज 60 टिक पड़ी तो आप यहीं हो जाएगी, जैसे क्या क्या कार्य कर रहा है नोट करिए। इसमें चीनी योजना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत, उसी में पैराग्राफ चेंज करके नोट करिए तो हो जाएगा, बता रहे हैं। चीनी योजना स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत निम्नलिखित देश शामिल हैं। म्यांमार, म्यांमार पहला क्या है, म्यांमार। म्यांमार में क्या कर रहा है, वो कई बंदरगाहों का विकास कर रहा है, और भारत की म्यांमार से सीमा कितनी लगी है, 1600 किलोमीटर, आज लगभग बोल रहे हैं इसीलिए तो। और आसियान का सदस्य म्यांमार भी है और चाइना भी है, तो म्यांमार है कि यहाँ पे हम विकास किए रहेंगे तो भारत देश की दूरी रहेगी। वहाँ पे एक सितवे बंदरगाह है म्यांमार में, उसका विकास चाइना कर रहा है। ठीक, अगला नोट करिए, इसको नोट करना आप कर लीजिए, हल्का सा एक लाइन नोट कर लीजिए। सितवे बंदरगाह एवं कोको द्वीप, हाँ कोको द्वीप, कोको द्वीप भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन चीन इस क्षेत्र में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। चीन इस क्षेत्र में अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। भी एक प्रश्न उठता है कि चीन इतना कर रहा है, क्या भारत ऐसे बैठे रहे हाथ बांध रख के? भारत को भी तो कुछ करना चाहिए। जैसे आपने पूछा क्वेश्चन क्या बन रहा था, इन सब चीजों को आ जाए सीधे इसी पे स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल के भारत के पड़ोसियों को चाइना अपने पसंद कर रहा था, भारत की क्या रणनीति? भारत भी अपने तरफ से जितना हो सके इन देशों से संबंध अच्छा रखे। विवाद के जो बिंदु है और विवाद के जो पॉइंट है उसको आपसी समझ से कूटनीति से सुलझाने का प्रयास करें। जैसे उनको भारत टेक्नोलॉजी में, सांस्कृतिक क्षेत्र में जिनसे ज़्यादा वो है उनको से संबंध बनाए रखें और उनकी हेल्प करें। इस चीज को आगे इसमें नोट करना आप कर सकते हैं, करिए। भारतीय रणनीति है कि यह है कि भारत म्यांमार के साथ
व्यापार, भारतीय रणनीति भारत म्यांमार के साथ व्यापार, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार के क्षेत्र में अपनी पहुंच को और मजबूत करें, अपनी पहुंच को और मजबूत करें। अगला नोट करिए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी चिटगांव में एक बंदरगाह है। चिटगांव जगह है, चिटगांव आप लोग क्रिकेट स्टेडियम भी है, मैच सुने होंगे चिटगांव में। बांग्लादेश कैसा है? बांग्लादेश को भी चीन हथियारों की आपूर्ति करता है और कई बंदरगाहों पर उनसे समझौता किया है, जी विकास कर रहा है। इसमें भारत की क्या रणनीति है? इस समय तो भारत का संबंध तो अच्छा हो गया था, खास करके शेख हसीना के आने से। लेकिन जब से शेख हसीना गवर्नमेंट बनी थी तो भारत का संबंध बांग्लादेश से बहुत अच्छा हो गया। जो बहुत दिन के पुराने विवाद थे, क्या हुए? सब सुलझ गए, खास करके सीमा विवाद। तीस्ता नदी बंटवारा अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उस पर भी बातचीत हो रही थी। खास करके क्या होता है वहाँ, दो ही मुद्दे ज्यादा है, नदियों के पानी और सीमा विवाद। एक मुद्दा और रहता है शरणार्थियों का। इस दिशा में भी भारत अपना कार्य कर रहा है, लेकिन शरणार्थियों के विषय में जो कार्य कर रहा है वो चीन के लिए क्या हो रहा है? चीन को भड़काने का मौका मिल जा रहा है। एनआरसी और अन्य चीजों से भारत से लाने से कि भारत बांग्लादेशियों को बाहर करे, जो उसमें है उसको मौका मिलता है कि भारत जो बहुत पहले से भी बांग्लादेशी ही माना जाता है। वो क्या करते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन जब नहीं हुआ तो उसके पहले के उन लोगों को भी बाहर कर रहा है। इसीलिए जब एनआरसी लाया गया तो उसमें कट ऑफ डेट क्या रखी गई? 1971 में बांग्लादेश बना। तो बांग्लादेश में भी चाइना विकास और सैन्य उपकरण मुहैया कराकर भारत के खिलाफ करना चाहता है, इसी नीति का हिस्सा है। अगला है नेपाल। नोट करा दे, इसमें बांग्लादेश वाले करिए तो फिर करना है ना। चीजें नोट करिए। चीन बड़ा तेजी से नोट करिए। हाँ, बांग्लादेश, चीन, बांग्लादेश ये सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। इसका प्रमाण बांग्लादेश में बनने वाला, बांग्लादेश में चिटगांव एक लिखेगा, बांग्लादेश चिटगांव, इसको चिटगांव है, चिटगांव पढ़ते हैं कहीं एक जगह है, शहर है बांग्लादेश का। वहाँ पे क्या बन रहा है? चिटगांव में बनने वाला नौसैनिक अड्डा। हाँ, नौसैनिक। चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है? नौसैनिक अड्डा बनाने वाला है चिटगांव।
नेवी का नौसैनिक अड्डा बनाने वाला है। अगर यहाँ तक पहुंच गया तो भारत से कितनी दूरी है बांग्लादेश की? बहुत पास में है। तो वहाँ उसके नौसैनिक रहेंगे तो भारत के लिए क्या है? सैन्य दृष्टि से भारत की ये विफलता होगी ना। लेकिन इस पे समझौता उसका हो गया है, वो अभी बना नहीं, लेकिन वहाँ नौसैनिक अड्डे का विस्तार करने जा रहे हैं। वहाँ हमेशा उसके नौसैनिक रहेंगे। अपना तरह तरह की टेक्नोलॉजी से भारत पर नजर रखना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें भारत की रणनीति क्या है? नोट करिए आगे। भारत चीन के इस कदम से चिंतित या चिंतन शुरू कर दिया है। चिंतन शुरू कर दिया। चिंतन का मतलब कि सोचना शुरू किया, चिंतन शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, या तो प्रधानमंत्री लिखा है लेकिन मैं तत्कालीन कर दे रहा हूँ क्योंकि 1 महीने पहले कैसा। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन का दौरा किया और चीन के लिए समान पारगमन की सुविधा प्रदान की। समान पारगमन, हाँ, समान मतलब गुड्स, कोई वस्तु, वो समान नहीं कि एक समान। पारगमन, पारगमन अपने क्षेत्र से होते हुए सामानों की आवाजाही करना। हाँ, पारगमन की सुविधा प्रदान की। हो गया। भारत को इन सब समझौतों को देखते हुए, भारत को इन समझौतों को देखते हुए क्षेत्रीय एवं जलीय विवाद से छुटकारा पाने के लिए, क्षेत्रीय एवं जलीय विवाद से छुटकारा पाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ठोस कदम उठाने होंगे। इस संदर्भ में भारत ने भी अपनी नीतियां लागू करना शुरू कर दी। अपनी नीतियां लागू करना शुरू कर दी। भारत के पास क्या बचता है कि हम भी, जब वो हेल्प कर रहे हैं हम भी हेल्प करें, और एक कूटनीतिक ढंग से जो हमारे विवाद हैं क्षेत्रीय और जलीय, उस विवादित बिंदुओं को हम लोग सुलझा लें। अगला नोट करिए, तेजी से नोट करेंगे आप लोग, नहीं तेजी बचा रह जाएगा। नेपाल, देखिए नेपाल में क्या कर रहा है? रोड बना रहा है। रोड बना रहा है। लहासा तक चाइना जो है रोड बना चुका है, और लहासा की दूरी नेपाल से बहुत दूर नहीं है, काठमांडू लगभग 100 किलोमीटर ही होगी, और वहां तक उसकी पहुंच हो गई है। पोखरा में हवाई अड्डा बना रहा है,
पोखरा नेपाल का पर्यटन शहर है। यहाँ से लोग जाते हैं घूमने उमने, यहाँ से बहुत दूरी नहीं है पोखरे से। तो वहाँ पर हवाई अड्डा बना रहा है और वह नेपाल को और आर्थिक सहायता भी सब दे रहा है। वो सोचता है कि नेपाल किसी भी तरह अपने पक्ष में रखे। जैसा हम भारत नेपाल संबंध पढ़ रहे थे तो भारत से व्यापारिक समझौते हुए थे ना, कब हुआ था? 1950 की 51 में, 51। उसमें था कि नेपाल से जितने इधर से जाएंगे समुद्री मार्ग से होते हुए जाएंगे, किसी वस्तु का व्यापार होगा कैसे हो जाएंगे? भारत से जाएंगे। इन समझौतों में भी वो कहता है कि ये सब नेपाल की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है। और इस बीच नेपाल में जैसे कुछ ऐसी गतिविधियाँ हुई और सत्ता परिवर्तन हुआ तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी सरकार में आई। और कम्युनिस्ट पार्टियाँ जब आती हैं, चाइना में हमेशा सरकार है, उनका जो होता है वैचारिक भेद उनसे अच्छा है। इस वजह से भी चाइना से उसके संबंध अच्छे हो रहे हैं। और भारत के लिए क्या है? मुश्किल है। अभी तो मान लीजिए ये भी कम्युनिस्ट समर्थन से ही सरकार चल रही है। जो शर्मा ओली हैं, इनके पहले थे शेर बहादुर देउबा और जो माओवादी नेता क्या नाम होता है, उस कमल प्रचंड। उनके समय में तो भारत नेपाल संबंध बहुत खराब हो गए थे, बहुत तनाव बढ़ गया था, क्योंकि वो एकदम चीन के इशारे पर काम कर रहे थे। तो इस तरह वह नेपाल को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है। इसमें नोट करिए बस। एक लाइन में नोट कर लीजिए, 2 लाइन बताते हैं। काठमांडू से लगभग 80 किलोमीटर, काठमांडू से लगभग 80 किलोमीटर उत्तरी सीमा तक, 80 किलोमीटर उत्तरी सीमा तक लहासा, लहासा कहाँ है? अभी तिब्बत में। लहासा तक चीन, लहासा तक चीन। क्या हुआ? ऐसी आ रही बताइए, हम लोग भी इसमें। लहासा तक चीन सड़क संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा है। सड़क संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा है। चीन नेपाल को बफर राज्य के रूप में प्रयोग करना चाहता है। बफर राज्य बताते हैं कि बफर राज्य क्या होता है? हाँ, बफर राज्य के रूप में प्रयोग करना चाहता है राज्य। वो इसका प्रयोग इसलिए करना चाहता है, बफर का मतलब कि व्यापारिक दृष्टि से इसको प्रयोग करे और भारत से भी कोई हो उसका इसी माध्यम से कर ले। जैसे दो बफर का सिस्टम जो होता है, बफर स्टेट उनको कहा जाता है, दो बड़े राज्य देश हो बीच में जो, तो बफर का यूज करेगा तो किसके लिए करेगा? कि भारत से भारत से भी उसका कोई व्यापार का मार्ग हो और इस तरह तो उसको नेपाल को बफर स्टेट की तरह यूज करना चाहता है। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है बफर स्टेट। देखिए आगे नोट करिए, चीन व भारत के बीच बफर देश तिब्बत, बफर देश तिब्बत बफर देश तिब्बत के
1951 में चीन का नियंत्रण हो जाने पर बफर देश तिब्बत पर चीन का नियंत्रण हो जाने से नए वफर के रूप में नए वफर राज्य के रूप में हाँ या नए वफर राज्य के रूप में नेपाल की ओर देखता है या नेपाल को वफर राज्य बनाना चाहता है। पहले क्या माना जाता था चीन जो तिब्बत है वो भी था क्या था भारत और उसके बीच में कि बफर स्टेट ही था, लेकिन अब तो उसको पूर्ण रूप से उस पर नियंत्रण कर लिया है। अब तो उसका तिब्बत तक उसी का अधिकार हो गया, अब जो चाहे इस तरह से तो हम देखें तो नेपाल को करो, नेपाल को भी वो नियंत्रण कर ले। उसकी नीति क्या है? विस्तारवादी साम्राज्यवादी। तो भारत के क्षेत्रों को इतना वो किया है, भारत करीब 48,000 वर्ग किमी क्षेत्र को चीन ने हड़प लिया है, मतलब उसके कब्जे में। फिर आए दिन भी अब देख रहे हैं कहीं गलवान पहले में वो कर रहा है 10 किलोमीटर अंदर चला रहा है, 5 किलोमीटर, कहीं बारावती में चला रहा है। उसके सैनिक जब होता है घुस के आएंगे, सबसे गलत क्या करते हैं भारतीय जो विकास हो रहे हैं और संरचनात्मक पुल बन रहे हो करते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। उन क्षेत्रों में विकास करना बहुत कठिन काम। ये सब क्या अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानूनों में भी दादागिरी चलती है। कोई उसमें वो नहीं है किसी को हम सजा दे देंगे। बहुत होगा भी हम आगे पढ़ेंगे अमेरिका संबंध, देखिएगा भारत के साथ अमेरिका ने किस तरह के बंधन लगाता है, लेकिन इनके साथ कोई हो नहीं। बहुत होगा मसरना होगी, निंदा की जाएगी, यही सब होता है। अभी इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही, यूक्रेन और रूस की लड़ाई चल रही पिछले साल। इस पे भी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून सब है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी है नियम कि लड़ाई होगी तो आप हॉस्पिटल पर हमला नहीं करेंगे, बच्चों महिलाओं को नहीं करेंगे, शरणार्थियों को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन इन दोनों लड़ाइयों में क्या हुआ? मानवाधिकार का बहुत उल्लंघन हुआ है। हॉस्पिटल पर तक हमले किए गए, छोटे छोटे, आप लोगों ने देखा होगा अगर वीडियो, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को गोली का, बम का शिकार बनाया गया। ये सब चीज़ें क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है जो वहाँ मजबूत है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। इसको हम उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन वही ऐसा होता है देखने से। और एक विचारक है हॉलैंड, अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों कहते भी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? लुप्त प्राय बिंदु है कानून का। हाँ, लुप्त प्राय, वॉशिंग पॉइंट ऑफ, वॉशिंग पॉइंट मतलब उसका कोई मतलब नहीं, लुप्त हो जाना होता है ना हिंदी में, उसी को कहते हैं कि वो लुप्त प्राय बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है कानून का लुप्त प्राय बिंदु, तो उनकी बातें सही हो सकती है। जैसे हम अगर व्याख्या करने का आ जाए कि इतने कमजोर क्यों अंतर्राष्ट्रीय कानून थे, यही सब तो हम चीज़ों करेंगे, दिखाएंगे और चीज़ों को। केवल हम भारत का ही दिखाएंगे, चाइना करता है, ये करते हैं, तो ये होगा कि ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, अपने देश पे ही केवल वो कर रहे हैं। भारत पर भी तो छोटे देश आरोप लगाते हैं। जैसे बांग्लादेश इस समय क्या हो रहा है, भारत विरोधी हो रहा है, वहाँ पर भी आरोप लगता है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान बार बार लगाता है। इस तरह के हम लिखेंगे जब ऐसी चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ों करेंगे कि तटस्थ हो गया हम करेंगे। थोड़ा सबको अपने देश के प्रति और उसके प्रति झुका होता है, लेकिन एग्जाम में लिखना और कहीं बोलना हो तो फिर इस चीज़ को ध्यान देना। तो अब वो नेपाल को क्या करना चाहता है? नए बफर स्टेट के रूप में तो करना चाहता है। भारतीय रणनीति क्या है?
नोट कर लीजिए। भारत नेपाल में अपनी सशक्त उपस्थिति लगातार बनाए हुए है। सशक्त उपस्थिति लगातार बनाए हुए है। और नेपाल की नेपाली कांग्रेस पार्टी और मधेसी समूहों से कांग्रेस पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी और नेपाल की नेपाली कांग्रेस पार्टी और मधेसी समूह से भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत के अच्छे संबंध हैं। तो भारत क्या करेगी? इनसे अपने अच्छे संबंधों को बनाए रखे। देखिए जब किसी भी देश में सत्ता बनती है तो कुछ न कुछ चेंजेस होती है। इस समय वहाँ मधेसी समूह जानते हैं आप लोग ना, जो भारत से गए लोग हैं यार तराई बेल्ट में, जैसे इधर का एरिया जो भारतीय सीमा से लगा हुआ नेपाल का एरिया, क्या कहते हैं? तराई बेल्ट। और उसी में मधेसी समूह है, भारत से जो गए वहां बस गए, आना जाना है जिनका। एक नेता है वो प्रधानमंत्री बने थे वहाँ, उपेंद्र यादव, इस समय नहीं प्रधानमंत्री हैं, वो मधेसियों के नेता हैं। जब वहाँ संविधान लागू हुआ तो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? मधेसियों ने किया था। उनका मानना था, क्या बताए थे, वहाँ 100 सीटें रखी जा रही थी, लेकिन मधेसी क्षेत्रों में इतनी सीटें नहीं रखी जा रही थी कि नेपाल में वो कभी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। जनसंख्या अधिक होने के बावजूद भी नेपाल में उनको सीटें कम दी जा रही है, और उसी पर वो बन भी गया, चल रहा है, बहुत विरोध हुआ था। उस समय भी नेपाल के सरकार और माओवादियों ने क्या आरोप लगाया था कि भारत इनको बढ़ावा दे रहा है। यहाँ तक कि भारतीय नेपाल की सीमा भी जो आदान प्रदान होता है व्यापार, उसका उस समय रोक दिया गया था। तो मधेसियों से और नेपाली कांग्रेस से भारत के अच्छे संबंध हैं। मधेसी से इसलिए है कि मधेसी लोग अधिकतर भारत की रिश्तेदारी, आना जाना सब कुछ भारत। जो नेपाल के एरिया है बिहार और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, ये सब एरिया तराई में। आगे नोट करिए, श्रीलंका। श्रीलंका में क्या कर रहा है? हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास कर, उसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि श्रीलंका में हम्बनटोटा मतलब सबसे मूल चीज क्या है? यही है, और भी काम कर रहा है, लेकिन हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास कर रहा है। हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास कर रहा है। हम्बनटोटा में आगे नोट लीजिए, एक ईंधन भंडारण सुविधा, ईंधन भंडारण, जहाँ ईंधन रखने की, ईंधन भंडारण जैसे पेट्रोलियम और चीजें जो सब है ऊर्जा का ईंधन भंडारण एवं प्राकृतिक गैस संयंत्र, संयंत्र, शोधनशाला विकल्प लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, प्राकृतिक गैस शोधनशाला बनने की संभावना है। प्राकृतिक गैस अधिकतर कहाँ से निकलती है? समुद्री तटीय क्षेत्रों से।
जैसे मुंबई में है, जामनगर में है, ट्राम्बे सब है ना, तो वहाँ पे चाइना अमन टोटा का विकास कर रहा था। ये माना जा रहा है, भारत की चिंता है कि वहाँ पे क्या करेगा, वो प्राकृतिक गैस शोधनशाला भी बनाएगा और ईंधन का भी भंडारण करेगा। ये गैस जो निकलेगी ये क्या है, प्रकार की ईंधन, इसका भी भंडारण कर सकता है, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है। तो भारत की रणनीति आगे से उतरी। इस क्षेत्र में भारत तमिल हितों की रक्षा के साथ ही तमिल हितों की रक्षा के साथ भारत का विवाद किस पे होता है, तमिलों को उसको लेके हितों की रक्षा के साथ तमिल हितों की रक्षा के साथ हो गया। श्रीलंका सरकार को आश्वस्त करना होगा, श्रीलंका सरकार को आश्वस्त करना होगा कि भारत श्रीलंका का एक अच्छा राजनीतिक श्रीलंका का एक अच्छा राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोगी है, राजनीतिक एवं आर्थिक सहयोगी है। अब अगला है मालदीव। मालदीव है, मालदीव इधर मॉरिशस है, सेशल्स है, लेकिन मालदीव का बस है बस। चीन क्या कर रहा है, मालदीव में एक मराव, नोट करिए, एक जगह है मराओ, मालदीव में, चीन मालदीव के मराओ में बेस कैंप बना रहा है। बेस कैंप क्या होता है, सैनिकों का कैंप होता है, बेस कैंप बना रहा है। मालदीव के मराओ में चीन बेस कैंप बना रहा है। ये सैनिक अड्डे स्थापित करना जो होता है उसको बेस कैंप करते हैं। तो कैंप करेंगे उसको, वहाँ पे होता है ना सैनिक में, वहाँ पर कैंप की रुक गए, जैसे वहाँ पे उसके सैनिक आएंगे जाएंगे, सामान उतरेंगे, सैनिक साथ समाप्ति और रुक सकते हैं। अभी युद्ध की लड़ाई में अगर हर जगह देखिए उस क्या कर रहा है, हर जगह बेस कैंप लगभग उसके हो जा रहे हैं। अगर भारत चाइना से कभी युद्ध हुआ तो क्या करेगा वो, भारत को जो स्प्रिंग ऑफ पल्स है इसकी नीति के तहत क्या कर सकता है, वो चौतरफा घेर सकता है। इसीलिए पड़ोसियों के से भारत को भी संबंध अपने बना कर ये समझौता के लिए, यह समझौता कराने में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह समझौता कराने में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान भी तो चाहता है कि भारत से और देश जो हैं छोटे छोटे उनसे वो न बने, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो मराठों में बेस कैंप बना, जो समझौता हुआ, इसमें किसकी भूमिका अधिक है, पाकिस्तान की। भारतीय रणनीति लिखिए, भारत ने अफ्रीका और हिंद महासागर में, अफ्रीका और हिंद महासागर में, जो हिंद महासागर में ही है मालदीव ना, तो अफ्रीका तक वो उसका विस्तार है सब। इसलिए भारत ने हिंद महासागर में
अपनी कूटनीति सक्रियता को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अपनी कूटनीतिक सक्रियता को निर्णय लिया है। इस क्षेत्र में जलदस्यु क्या होते हैं? समुद्री लुटेरे और डाकू। जलदस्युओं को रोकने के लिए इस क्षेत्र में समुद्री जलदस्यु को रोकने के लिए तकनीकी एवं सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है या काम कर रहा है। अब लास्ट में बचता है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के साथ तो तमाम हो, एक दो चीज से नहीं नोट किया जा सकता। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं कि जिनमें चीन को हम कह सकते हैं कि वो किया है, लेकिन इसमें मेन चीज क्या है, क्या देखना है कि किसी उसका विस्तार कर रहा हो, बंदरगाह का विस्तार कर रहा हो, हवाई अड्डे का विस्तार। तो पाकिस्तान में क्या कर रहा है? ग्वादर बंदरगाह का नो क्रिएट। हमको मेन चीज इसमें क्या देखना है, बंदरगाह और हवाई अड्डे। चीन पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर बलूचिस्तान पाकिस्तान में जगह है तो के ग्वादर में बंदरगाह बना रहा है। बलूचिस्तान के ग्वादर लिख दे रहा हूँ। ग्वादर में बंदरगाह बना रहा है। बंदरगाह जैसे कुछ होते हैं प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, उनको बनाने की जरूरत नहीं, बने उनको विकसित किया जाता है। और जितने होते हैं अक्सर कुछ होते हैं एकदम कृत्रिम बनाए जाते हैं कि वहाँ जगह नहीं होती है कि हम पोत लाएं और सामान तारे चढ़ाएं और ये करें व्यापार। अब भारत में दोनों तरह के बहुत बंदरगाह हैं समुद्री तटों पर, प्राकृतिक बंदरगाह भी और कृत्रिम भी है। लेकिन पश्चिमी तट पर जितने बंदरगाह पाए जाते हैं सब क्या है, वो प्राकृतिक है। अब वो उनमें विकास कर दिया जाए और चीजें हो जाए वो दूसरी चीज। तो यहाँ पर बंदरगाह रहा होगा वो बना रहा है, किसके सहयोग से बना रहा है? इसमें सिंगापुर की कंपनी जो है वो बना रही है। तो सिंगापुर से का वो मतलब नहीं है, मेन क्या है कि चीन के सहयोग से ग्वादर बंदरगाह बना रहा है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे भारत पाकिस्तान संबंध, उधर देखे कि चाइना क्या किया है, जो उसको गिफ्ट में दिया था उधर भी आर्थिक गलियारा बना दिया। ऊपरी भाग में जैसे इस क्षेत्र में इधर जो चाइना को ऊपर दिया है तो यहाँ क्या बना दिया है, चाइना जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारा बना दिया। मतलब सड़क का ऐसा निर्माण कर दिया जिससे हम आर्थिक व्यापारिक आदान प्रदान करते हैं। हो गया, ये हो गया चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स नीति। इसके माध्यम से वो भारत को घेरना चाहता है। इस पे फुल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसी पे आ जाए क्वेश्चन, इसमें पूरे पड़ोसियों का आ जाता है। अब चाइना में भारत चाइना संबंध में कुछ बच नहीं रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ब्रिक्स का हुआ है, वो इन चीजों में और कई व्यापारिक समझौते हुए, तो उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग थोड़ा बहुत। जो कई जैसे एशिया, अब जो चीन के जितने विवादित मुद्दे थे महत्वपूर्ण वो सब तो हो गए। अब इसमें बच जाते हैं कुछ व्यापार में भी कई जो बताए समझौते हैं उनमें भी
कवर किया गया है। इससे एक समझौता है, एक बैंक बना है, इनमें नोट कर लीजिए इसको, 5 मिनट में इसको खत्म कर दिया है। एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक। देखिए जब से चीन से भारत के संबंध थोड़ा सामान्य में भारत दोनों में क्या हो रहा है, व्यापार बहुत बढ़ रहा है। दोनों एक दूसरे के विवादित मुद्दों को पीछे रख के क्या करना चाहते हैं, विवाद के मुद्दों को छोड़ के व्यापार को आगे बढ़ना चाहते हैं, व्यापार में जिससे आदान प्रदान हुआ है। एक ब्रिक्स का जब गठन हुआ था तो उसके बाद एक बैंक बना था कि जितने सदस्य देश रहेंगे, हाँ ब्रिक्स, ब्रिक्स जानते हैं संगठन, यस सर। अब इस संगठन बढ़ाएंगे ताकि वो देखेंगे। तो उस समय हुआ था कि इनका अलग से हम लोग अपना बैंक बनाया जाए, जैसे जब आर्थिक मंदी का हो या और आर्थिक जब कोई हमको जरूरत हो तो हम लोग उस समय यूज करेंगे इसकी फंड को। इस 2016 में एक बैंक बना था, उसका नाम रखा गया था एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसको AAIB कहते हैं, AIIB, एशियन, नोट करिए इसको, नोट करिए, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक। नोट तो आए ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 16 जनवरी 2016 को, 16 जनवरी 2016 को चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग उस समय राष्ट्रपति ने इस बैंक की शुरुआत की, इस बैंक की शुरुआत की। देखिए उस समय इसमें केवल संस्थापक देश थे जो ब्रिक्स में थे 5, ठीक। लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी संख्या हो गई, 103 हो गई। वर्तमान में इस बैंक के सदस्यों की संख्या 103। यह बैंक ऊर्जा, परिवहन, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करेगा। इसकी रचना इसीलिए की गई कि इस क्षेत्र के लिए ब्रिक्स देशों के लिए अगर जरूरत पड़े, बाद में इसमें हुआ कि और देशों को भी हम लोग जोड़ा जाए। इसमें और देशों को जोड़ के कुल कितने देश शामिल हो गए? 103। और जब बना था तो सभी देश, उस समय ये था कि इसमें 100 अरब हो गए, सभी देशों के पास जैसे सबसे ज़्यादा धन कौन दिया? चाइना दिया, भारत दिया, रसिया दिया, फिर इसके बाद ब्राजील और अब साउथ अफ्रीका ने थोड़ा कम पैसा दिया था। इसको मिला के फंड बनाया गया और इस क्षेत्र के अलावा भी और जो इनसे इन देशों से अच्छे संबंध है और जो इसका सदस्य होगा उसकी स्वास्थ्य में, शिक्षा में, व्यापार में जो भी जरूरत होगी उसमें निवेश करेगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं।